Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in the last video we discussed about the permanent settlement under the segment British Land Revenue Policy. यानी पिछले वीडियो में हमने अस्थाई बंदोबस्त की बात की थी और किस टॉपिक के तहत की थी? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के तहत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को अगर हम देखें तो तीन महत्वपूर्ण या प्रमुख व्यवस्थाओं को आप देखेंगे, हाँ, जिसमें राजस्व की वसूली के लिए तीन व्यवस्थाएं की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी की व्यवस्था की गई, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और अंत में आप एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था देखेंगे, महालवाड़ी या महलवाड़ी व्यवस्था। तो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था स्थायी बंदोबस्त की, और आज हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की चर्चा करेंगे और वो चर्चा हम अस्थाई बंदोबस्त से कंपेयर करते हुए करेंगे ताकि आप अच्छे ढंग से दोनों में कंपेयर कर सके और आपको पता लग सके कि दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर था। एक और व्यवस्था जो महलवाड़ी होगा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमारी बात सिर्फ रैयतवाड़ी व्यवस्था पे होगी और उसको हम कंपेयर करते चलेंगे अस्थाई बंदोबस्त से। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जब अस्थाई बंदोबस्त पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स की नीति क्या थी जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, और जब 1757 में उन्होंने पलासी की लड़ाई जीती और फिर 1764 में जब वो बक्सर की लड़ाई जीतते हैं तो उन्हें बंगाल की दीवानी उन्हें मिल जाती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। उस समय उड़ीसा और बिहार दोनों बंगाल के ही हिस्से थे, तो इनको मिल जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनका एक ही उद्देश्य रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की वसूली की जाए ताकि वो भारत में अपने औपनिवेशिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त में हमने क्या देखा था कि अस्थाई बंदोबस्त में किस तरह की व्यवस्था की गई थी। तो अस्थाई बंदोबस्त में देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या आप इसको अंग्रेज कह लें, उस समय कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर जमींदार हैं और फिर कृषक हैं। इसका मतलब क्या था कि सबसे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और वसूली का काम, टैक्स वसूली का काम दिया गया है जमींदारों को। ठीक है, और इन्हीं को जमीन का मालिक भी बनाया गया है, भूस्वामी भी बनाया गया है, और सबसे नीचे कृषक है। यानी कि बिचौलिए के तौर पर जमींदार को रखा गया है, इसे भूमि का मालिक बना दिया गया है। और काम क्या था कि ये जमींदार कृषकों से, ये जमींदार इन कृषकों से लेगा क्या? राजस्व की वसूली करेगा और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देगा वसूली करके। कितना देगा? तो 89% जो है वो देगा ये किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% खुद के पास रखेगा। फ्रैक्शन में देखो तो 10/11 ये राजस्व जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और 1/11 जमींदार खुद रख लेगा। ठीक है, ये व्यवस्था थी। और अस्थाई बंदोबस्त में व्यवस्था क्या थी कि एक तय अमाउंट था, यानी कि रेवेन्यू जो तय हुआ था उसका 89% जो है, यानी 89% ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर हालत में जाना है। यानी इसका अस्थाई मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नियत आय होनी है, इससे ये तय हुआ था। तो यहां तक बात समझ में आ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बीच में बिचौलिया कौन है? जमींदार है, जिसे भूमि का मालिक बनाया गया है, और सबसे नीचे किसान है। ठीक है, किसानों से ये जमींदार क्या करता है? राजस्व की वसूली करता है और देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितना देता है? 89% जितना वसूली करता है। लेकिन इतना से आपको पहले मैंने बताया हुआ है इस स्थायी बंदोबस्त को डिटेल में, और आपको पूरा क्लैरिटी भी होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको बता देता हूं, फिर हम कंपेयर करेंगे रैयतवाड़ी से। ठीक है, तो इसमें था क्या? ठीक है, इसमें था क्या कि देखिए, ये जो 89% है इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे कि ये लैंड है, ठीक है, और ये लैंड है, और इस लैंड पे पहली बार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन जमींदारों के बीच ये तय हो गया कि भाई यहां पे लमसम कितना आना है। तो कहेंगे भाई कि यहां से 100 रुपये का रेवेन्यू आना है, रेवेन्यू आना है 100 रुपये का। तो 100 रुपये का रेवेन्यू आना है, तो ये तय हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस 100 रुपये में से, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में को इस 100 रुपये में से 89 रुपया दे दिया जाएगा, और
लैंडलॉर्ड यानी जमींदार के पास कितना आएगा, एल स्टैंड्स फॉर लैंडलॉर्ड, तो जमींदार के पास आएगा 11 रुपया। ये तय हो गया। और ये कैसे तय हुआ कि देखिए, एक बार गए, जमीन को देखा गया और कहा गया कि हाँ भाई यहां से इतना रेवेन्यू आ सकता है, तय हो गया। अब ये तय हो गया कि 100 रुपया आएगा और इसमें से 89 दे देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 11 लैंडलॉर्ड खुद रख लेगा। ये तय हो गया। और इसमें से वो जो दे, कृषकों को दे ना दे, सब जमींदारों पर डिपेंड था। ठीक है। अगर देखिए किसी वजह से यहां पर समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना, ये अस्थाई बंदोबस्त में था कि मान लीजिए किसी वजह से कभी अच्छी बारिश हो गई, जमींदार ने कुछ निवेश कर दिया, कुछ और रीजन हो गया जिसकी वजह से यहां फसल ज्यादा हो गया, तो फसल अगर ज्यादा हो गया तो यहां का रेवेन्यू हो गया अब 120 रुपया। यहां का रेवेन्यू जब 120 रुपया हो गया, तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। और बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 89 के अलावा 31, ये 31 चला जाएगा किसके पास, 120 में से 89 मिलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 31 चला जाएगा लैंडलॉर्ड के पास। अब मान लीजिए किसी वजह से रेवेन्यू कम हो गया, 90 हो गया, 90 रुपया हो गया, तब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा 89 रुपये, 89 रुपीज, और 1 रुपया मिलेगा लैंडलॉर्ड को। तो यहां क्या समझा आपने, यहां स्थिति यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन घटे बढ़े, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह 89 चाहिए हमेशा, ना ज्यादा ना कम। और बाकी जो बढ़ा या घटा वो जमींदार के खाते में यानी लैंडलॉर्ड के खाते में। तो यहां कंपनी की एक नियत आय हो गई, निश्चित आय कर दी गई, अस्थाई आय कर दी गई, अस्थाई राजस्व कर दिया गया इस मेथड के जरिए। एक्चुअली हुआ क्या, आप फिर से इसको समझ लीजिए, बहुत जरूरी है कि शुरुआती दौर में गए, इस लैंड को देखा और देखा गया कि कितना रेवेन्यू आएगा भाई, यहां से कितना राजस्व आएगा, तो 100 रुपया आएगा। अब तय हो गया 100 रुपया पे ही, हमेशा के लिए 100 रुपया पे तय हो गया। ठीक है कि 89 चला जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 11 चला जाएगा लैंडलॉर्ड। ये नहीं देखा गया कि भविष्य में अगर इस लैंड की फर्टिलिटी या जो ये लैंड की उपज जो है उसमें वृद्धि हो जाती है या कभी किसी वजह से उपज घट जाती है, उस स्थिति में क्या होगा, यह नहीं तय किया गया। किसी भी स्थिति में 89 रुपया आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जानी है, यानी कि एक निश्चित आय जानी है। तो ये यहां पर था। ठीक है, बिचौलिया कौन था, तो जमींदार था और यही लैंड का मालिक भी था, ओनर था लैंड का, जमीन का मालिक। ये जमीन को खरीद सकता था। हाँ, किसान अगर समय पे लगान नहीं दे पाए तो ये जमीन का मालिक जो है जमींदार, इसको मालिकाना हक दिया गया था, तो ये जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, नीलाम कर सकता था, ये सारे अधिकार इसको थे। तो यहां पर आपने देखा बिचौलिए के तौर पर इस जमींदार को, और यहां पर आपने देखा कि घाटा क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा इनकम, जैसे हमने 120 रुपया बताया, तो ये एक्स्ट्रा इनकम जो हुआ 20 रुपये का, ये भी जमींदार के खाते में चला गया। हालांकि इस व्यवस्था का मकसद ये था कि जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है उससे अगर जमीन की उपज बढ़ती है, हाँ, तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है और जो जमींदार ले जा रहा है, तो जमींदार उस एक्स्ट्रा इनकम से कृषकों की मदद करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जमींदारों ने इस पूरे इनकम को खुद ही हड़प लिया, जिससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है ना, इस व्यवस्था में। तो इस व्यवस्था में इस दोष की वजह से, इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि जमींदारों ने क्या किया, अत्यधिक ये जो जमींदारों को रखा गया बिचौलिए के तौर पर और इनको ओनरशिप दिया गया, तो कृषकों का अत्यधिक शोषण हुआ। यहां आपने देख ही लिया कि किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम भी होता है। तो कंपनी को तो जो निश्चित राजस्व है वो तो जा ही रहा है, और जमींदार को एक्स्ट्रा इनकम हो जा रहा है, वो जमींदार कृषकों के लाभ के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे। तो इस वजह से इस बंदोबस्त में काफी कमियां दिखी। इस वजह से जब रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में इस बिचौलिए को हटा दिया गया। ठीक है, इस जमींदार को हटा दिया गया और तय किया गया कि
जब ये बिचौलिया नहीं रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि ये जो बिचौलिया जमींदार है जिसको मालिकाना हक दिया गया है कृषकों के जमीन का, वो कृषकों का भला नहीं सोच रहा और इससे कृषकों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। इस वजह से, और दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक नियत आय ही हो रही है, एक्स्ट्रा इनकम की स्थिति में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उतना ही मिल रहा है, सारा फायदा किसानों जमींदारों को हो रहा है। तो यहां पर देखा गया कि ये जो बिचौलिए के तौर पे जमींदार है जिसको मालिकाना हक दिया गया है जमीन का, इसकी वजह से इस बंदोबस्त में देखा गया कि बहुत सारी कमियां थी। तो इस वजह से एक और व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई और वो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है, ठीक है। यानी रैयतवाड़ी में सीधा जो बंदोबस्त किया गया कृषकों के साथ किया गया, यानी कि सबसे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसके बाद कृषक है। अब बीच में ये बिचौलिया जो है जमींदार, यहां पर देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त में ये हट गया, ठीक है। अब यही कृषक जो है ये भूमि का मालिक हो गया, ठीक है। और यहां पे अब कृषकों को डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही राजस्व देना है, ठीक है। यहां पे क्या है? राजस्व जो देगा कृषक देगा। कृषक का मतलब यहां रैयत का मतलब कृषक से है, रैयतों से ही यानी कृषकों से ही यह बंदोबस्त कर लिया गया, डायरेक्ट इस जमींदार को हटा दिया गया। यानी कि इस व्यवस्था में बिचौलिए को हटा दिया गया, इस जमींदार को, ठीक है। एक बात हो गई। अब देखिए, जैसे कि ये व्यवस्था थी, ये 19% क्षेत्रों पे लागू की गई थी ब्रिटिश भारत के, ठीक है। यहां पर ये देखिएगा 19%, 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, समझिएगा। देखिए यहां पर अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ और बातें आप नोट कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं और इसी व्यवस्था को कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं इस्तमरारी, मैंने पहले भी बताया है जब मैं पढ़ा रहा था, यहां उतना डिटेल तो नहीं जाऊंगा। और इसी को आप कहेंगे इस्तमरारी भी कहेंगे, इसी को आप कहेंगे जमींदारी व्यवस्था। क्यों? क्योंकि देखिए जमींदार इसमें है बीच में, हाँ, जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। और इसको लागू किसने किया था? तो इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 तक, ठीक है, 1786 से 1786 से 1793 तक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ये भारत का गवर्नर जनरल रहा और अस्थाई बंदोबस्त को उसने लागू किया 1793 में। ध्यान रखिएगा 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो यहां पर आपने देख लिया डिफरेंस क्या था। यहां जमींदार है बिचौलिए के तौर पर जिन्हें जमीन का मालिक बनाया गया है, यहां डायरेक्ट कंपनी ने कृषकों को रख दिया, जमींदारों को हटा दिया और अब यही कृषक जो है ये भूस्वामी हो गया, भूस्वामी हो गया, इसे मालिक बना दिया गया। यहां जमींदार जमीन का मालिक है, यहां भूस्वामी कौन है? कृषक है, ठीक है। यही कृषक जो है ये भूस्वामी है। इस व्यवस्था में पहला डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां रैयतवाड़ी में नाम से ही स्पष्ट है, रैयतों के साथ बंदोबस्त। रैयत का मतलब कृषक, यानी कृषकों के साथ बंदोबस्त किया गया ये, ठीक है। अब यहां पर था कि रेवेन्यू कितना होगा, तो रेवेन्यू देखिए यहां तो अस्थाई था और यह तय किया गया था कि शुरुआती दौर में जो तय हो गया 89% जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 11% जाएगा जमींदार को। लेकिन यहां क्या था कि यहां रेट बार बार चेंज होता रहा है, तो उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लागू जिन जिन क्षेत्रों पे होगा वो भी देख लीजिए। लागू होगा 51% ऑफ ब्रिटिश
इंडिया। 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र पर, 19% पर ये था, तो 51% पर ये था। देखिए डिफरेंस करते चलिएगा, हाँ डिफरेंस करते चलिएगा। यहां पर अब मैं बताता हूं कि 51% जो था बेसिकली ये दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और कहां कहां, तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो कैप्टन रीड ने 1792 में, सबसे पहले कैप्टन रीड ने लागू हुआ था 51% क्षेत्र पर। तो कैप्टन रीड ने सबसे पहले लागू किया था 1792 में 12 महल में, 12 महल में लागू हुआ था सबसे पहले 1792 में। और किसके द्वारा? ये तो कैप्टन रीड के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हाँ 12 महल में कैप्टन रीड के द्वारा ये लागू किया गया था। तो यहां पर समझ लीजिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये 12 महल का क्षेत्र अंग्रेजों के पास आया कैसे था। तो 12 महल का क्षेत्र देखिएगा, ये जो था ना, ये देखिए आपको पता है कि ये मैसूर का क्षेत्र था, यही मैसूर था, ठीक है, यही मैसूर था। और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में पढ़ा चुका हूं। यहां पे जब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ, कब से कब तक हुआ था? 1790 से 1792 में तक, 1790 से 1792 तक हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। और यहां पर आप देखेंगे कि इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और मैसूर का जो क्षेत्र है वो बांट दिया जाता है। यहां पे मराठे थे और यहां पे निजाम था। तो अंग्रेज मराठा और निजाम आधे मैसूर को आपस में बांट लेते हैं। उसमें अंग्रेजों के पास क्या आता है इसके बाद? तो अंग्रेजों के पास 3 क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये 12 महल अंग्रेजों के पास आएंगे, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार, ये 3 क्षेत्र आए थे 1792 में। जब थर्ड एंग्लो मैसूर खत्म होता है तो यहां पर मैसूर है, यहां पे मराठे हैं और यहां पे निजाम है। तो ये मैसूर का क्षेत्र अंग्रेजों के बीच, और उनके 2 पार्टनर थे इस युद्ध में, मराठा और निजाम, इनके बीच बांट लिया जाता है, ठीक है। तो उसी में अंग्रेजों के हिस्से में आया था 12 महल, ठीक है। तो कैप्टन रीड ने 1792 में 12 महल का क्षेत्र आप देखें तो यही जो है, यहां पर देखिए ये जो क्षेत्र होगा यहीं पे 12 महल का क्षेत्र हो जाएगा, 12 महल। ये मैसूर है और इसी में यहां पर 12 महल है। तो यहां लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू किया, पूरे मद्रास में लागू किया। ये मद्रास का क्षेत्र यहां पर होगा, आप देख लीजिए, यहीं पे ये मद्रास का क्षेत्र होगा, पूरे मद्रास में लागू किया कैप्टन मुनरो ने। यहां पे ठीक से आप जरा लिख दीजिए, ये मैसूर है, थोड़ा सा और इसको मैं बेटर कर दूं ताकि आपको क्लियर कट नजर आए, ठीक है। ये जो है ये मैसूर है, मैसूर, ठीक है। यहां पर आप देखिए तो ये 12 महल का क्षेत्र है, ये 12 महल है। और यहीं पे मैसूर में ही यहां पे होगा क्या? कुर्ग होगा। तो कुर्ग में भी लागू किया गया था, वो मैं अभी बताऊंगा। ये कुर्ग में भी लागू किया गया था, कुर्ग में लागू किया गया,
कुर्ग में, ठीक है, ये कुर्ग में लागू किया गया। उसके अलावा यहाँ पे असम में आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट जो आज का है असम में लागू किया गया, ठीक है। और असम के बाद यहाँ पे बंबई में लागू कर दिया गया। तो देखेंगे थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू किया और ये लागू किया गया था 1820 में, 1820 में। उसके अलावा एल्फिस्टन ने लागू किया था बंबई में आपको 1825 में। एल्फिस्टन के द्वारा एल्फिस्टन ने 1825 में लागू किया, कहां? बंबई में। और एल्फिस्टन ने बंबई में लागू किया। इसके अलावा कुर्ग, ये भी मैसूर के ही क्षेत्र में था, कुर्ग और असम। तो देखिए किन किन क्षेत्रों पर लागू कर दिया गया है। हाँ, मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि कृषकों को भूस्वामी बनाया था और डायरेक्ट इन्हीं के साथ बंदोबस्त कर दिया था, बिचौलियों को हटाकर, यानी इस जमींदार को हटाकर। जमींदार यहां जमीन का मालिक होता था स्थायी बंदोबस्त में, लेकिन अब चूंकि बिचौलिया हट गया तो कृषक भूस्वामी हो गए और लागू हुआ ये 51% ब्रिटिश भारत पे, जबकि ये अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर लागू था। और लागू कहां कहां हुआ? देखिए, ये लागू हुआ था कहां कहां? अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों यहां बंगाल के हिस्से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद गाजीपुर और बनारस आप देखेंगे बंगाल था। उसके बाद अवध का क्षेत्र था, तो वहीं पर गाजीपुर और बनारस अवध के क्षेत्र में, आज ये उत्तर प्रदेश में है, वहां लागू किया गया। और उत्तरी कर्नाटका। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त कहां कहां लागू हुआ। जबकि आप देखेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू हुआ सबसे पहले। सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कहां लागू हुआ? तो 12 महल का क्षेत्र 1792 में किसने लागू किया? तो कैप्टन रीड ने लागू किया, ठीक है। और 12 महल का क्षेत्र अंग्रेजों के पास कैसे आया था? तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। वही थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों, मराठों और निजाम, हैदराबाद का जो निजाम था यहां पर, इन तीनों के बीच इसमें मैसूर की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि मैसूर को अपना आधा राज्य खोना पड़ा था और उस आधे राज्य को आपस में बांट लिया था अंग्रेजों ने, मराठों ने और निजाम ने आपस में बांटा था। उसी बंटवारे में अंग्रेजों के हाथ ये 3 क्षेत्र लगे थे, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार। तो 12 महल का क्षेत्र 1792 में अंग्रेजों के पास आया था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, ठीक है। उसके अलावा पूरे मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो ने लागू किया, ये भी आता है। और एल्फिस्टन ने 1825 में बंबई में लागू किया। इसके अलावा मैसूर के ही क्षेत्र कुर्ग में लागू हुआ और असम के क्षेत्र में लागू हुआ। नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर जो ये व्यवस्था लागू हुई, ये लागू हुई कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं। हाँ, ज्यादातर व्यवस्था मुख्य रूप से एक असम, यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से आप दक्षिण भारत ही देख रहे हैं। तो ये व्यवस्था आपने देख लिया कि कहां कहां लागू हुआ। अब जहां तक क्या रेट था, तो ये भी देखिए, जब 12 महल में पहली बार ये व्यवस्था लागू किया गया तो इसका रेट था, समझ जाइए, रेवेन्यू का रेट 1/3 था शुरुआती दौर में। यहां पर शुरुआती दौर में था, यहां पे राजस्व जो है, राजस्व क्या था? 1/3 जब शुरुआती दौर में, ये शुरुआती राजस्व था। लेकिन बाद में 1855 तक राजस्व जो है, राजस्व हो गया 50% तक। देखिए 50% तक ये राजस्व हो जाता है 1855 तक, यानी कुछ ना कुछ हमेशा इसमें बढ़ोतरी हुई है 1855 तक आते आते, यानी स्थिर नहीं रहा है, ठीक है। जबकि यहां एक स्थिर राजस्व की वसूली हो रही थी, ठीक है। यहां पर 1855 तक आते आते 50% जो है राजस्व हो गया था, यानी कि शुरुआती दौर में जो कृषक थे अंग्रेजों को 1/3 देते थे, हाँ, राजस्व का, और बाद में यही
50% राजस्व देने लगे किसान। ठीक है किसान। अच्छा यहां भी था कि इस मकसद से यहां किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया कि किसान को अगर भूस्वामी बना दिया जाता है तो अपने जमीन को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी चाहे उस भूमि का इस्तेमाल कर समय पे दे सकता है अपना राजस्व कंपनी को। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर कंपनी के दो उद्देश्य थे। ठीक है, कंपनी के उद्देश्य क्या थे? दो थे। अगर देखें तो उद्देश्य एक था कंपनी को लाभ हो, कंपनी को लाभ हो, और दूसरा कृषकों को लाभ हो। ये दो चीजें देखी थी कंपनी ने। इसी दो उद्देश्य थे कंपनी के, क्योंकि कंपनी ने देखा था कि ब्रिटिश इसमें स्थायी बंदोबस्त में जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है वो सारा जमींदारों के पास जा रहा है, कंपनी को मिल ही नहीं रहा, वो सब जमींदार हड़प ले रहे हैं, वो कृषकों को भी नहीं दे रहे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जब डायरेक्ट कृषकों से ही इनकी व्यवस्था बनेगी, हाँ कृषकों को ही सीधा इनको दे देना है राजस्व, तो कृषक क्या करेंगे, कृषकों को भी लाभ मिलेगा इसका, 50% कृषक दे देंगे किसको? कंपनी को। और जो बाकी के 50% है, देखिए 1855 तक 50% हो गया था, और जो बाकी के 50% हैं उसमें क्या होगा? उसमें वो अपने आप को बेहतर बनाएंगे, खेती करेंगे, अपने हिसाब से खेती करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से खेती करेंगे, कृषि को डेवलप करेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करेंगे कि भूमि से ज्यादा उपज हो। जितना ज्यादा उपज होगा परसेंटेज के तौर पर, यानी 50% अगर किसानों को मिलता है तो उसमें वो अपने अनुसार उस बचे हुए रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% तो चला जा रहा है अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को भी इससे फायदा होगा। देखिए डायरेक्ट उनका यही मकसद था कि जो यहां पर जमींदार लाभ उठा ले जा रहे हैं अस्थाई बंदोबस्त में, वो लाभ सीधा कंपनी को मिल जाए, और कृषकों को भी क्या हो कि जमींदारों के चंगुल से इनको मुक्ति मिल जाए। इससे क्या होगा कि कृषक जो हैं वो खुल के कोशिश करेंगे कि जमीन की पैदावार बढ़ाई जाए, कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो, और ज्यादा उपज होगा तो अंग्रेजों को भी, अगर 50% अंग्रेजों को मिलना है तो अंग्रेजों को भी रकम बढ़ जाएगी, 50% कृषकों को मिलना है तब कृषकों को की भी रकम बढ़ जाएगी। और कृषक यहाँ स्वच्छंद हैं, अपने जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है जमींदारों पे निर्भर नहीं है, तो वो बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे कृषकों को फायदा होगा। यही कंपनी ने सोचा था कि दोनों को लाभ होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो कंपनी का एक उद्देश्य ही पूरा हुआ। ये जो उद्देश्य था कंपनी को लाभ, तो कंपनी को लाभ तो मिला, क्योंकि देखिए ये जो जमींदारियों को लाभ मिल रहा था यहां पर एक्स्ट्रा इनकम का, वो लाभ यहां पे कंपनी को मिल गया। क्योंकि अगर उपज ज्यादा हो रही है यहां पर तो 50% के हिसाब से कंपनी की इनकम तो बढ़ी जा रही है। ठीक है ना, लेकिन और किसानों की को भी मिल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए दिक्कत बहुत सारी है। यहां पे क्या है, इन व्यवस्थाओं में अगर आप देखें तो, अगर व्यवस्थाओं की कमियों को देखें तो बहुत सारी कमियां यहां पर आपको दिखाई देंगी। देखिए कंपनी का उद्देश्य क्या था? यहां पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व। ये व्यवहारिक तौर पे भले यहां पर लग रहा हो कि ये कृषकों को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ? यहां भी आपने देखा ऐसा नहीं हुआ, और यहां भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हो पाया। देखिए इस व्यवस्था में चाहे कोई भी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो, या आगे हम महलवाड़ी देखेंगे, इन तीनों व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी कमी जो रही वो कमी रही अंग्रेजों की नियत में खोट। वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाने के चक्कर में क्या करते थे कि रेट ऑफ रेवेन्यू, जो आय का जो उनका जो प्रतिशत था वो बहुत ज्यादा, कर की जो दर थी वो बहुत हाई थी। यहां देखिए 50% तक पहुंच गया था। अब इस 50% तक क्या होता था कि अंग्रेजों को तो 50% मिल गया, किसानों को क्या करना है, इसी 50% में उनको अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। ठीक है, परिवार का भरण पोषण भी करना है, और
अगले साल की कृषि भी करनी है, ये भी देखना है, अगले सीजन की, अगले मौसम की कृषि भी करनी है। सपोज कीजिए कि किसी वजह से फसल कम हो गई, तो किसानों के लिए तो आफत वाली बात हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उसमें क्या होगा, किसानों के लिए तो आफत ही आफत है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया कि जो कमियां थी, पहले तो कमियों को आप देख लीजिए। यहां पर ये जो कमियां हैं, अगर कमियों को देखेंगे तो टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई था, टैक्स लगातार बढ़ रहा था, रेवेन्यू जो है, रेट जो है रेवेन्यू का, रेट जो है रेवेन्यू का लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। पहली कमी इसमें, यानी आप देखेंगे कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा था। दूसरा क्या था, इस राजस्व की वसूली जो थी सख्ती से होती थी, बहुत सख्ती से वसूली, सख्ती से होती थी। और अगर वसूली नहीं हो सकी, वसूली नहीं हो सकी यानी कि कृषक लगान देने में सक्षम नहीं हुआ, तो जमीन नीलाम हो जाता था, जमीन नीलाम हो जाता था, यानी किसानों से छीन जाता था। तो देखिए 3 कमियां यहां पर आपको दिखाई दे रही है। पहला, रेट लगातार बढ़ रहा है। देखिए जब शुरुआत हुई थी इस व्यवस्था की तो 1/3 रेट था राजस्व का, ठीक है, और 1855 तक ये 50% तक, ऐसे लिखिए 50% तक पहुंच गया, यानी कि लगातार इसमें बढ़ोतरी होती रही है 1855 तक, ठीक है ना। तो पहला कि रेट जो है रेवेन्यू का वो लगातार बढ़ रहा है, ये पहली कमी। दूसरी कमी, वसूली जो है वो सख्ती से की जाती है, ठीक है, और वसूली नहीं होने की स्थिति में जमीन नीलाम हो गई, ठीक है। तो ये देखिए अगर ऐसी स्थिति हो गई तो फिर क्या हुआ, होता क्या था कि रेट तो ज्यादा है ही और वसूली में सख्ती हो रही है। सख्ती का मतलब क्या है कि कोई रियायत नहीं दी जा रही, हाँ रियायत नहीं दी जा रही। अब रियायत अगर नहीं दी जा रही, मान लीजिए मैं अभी अभी बता रहा था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, हाँ बारिश ज्यादा हो गई या बाढ़ आ गया, फसल नष्ट हो जाता है किसी भी वजह से, तो ये नहीं कि किसानों को छोड़ दिया जाएगा, हाँ उन्हें रियायत, ना रकम में रियायत दी जाएगी ना समय में रियायत दी जाएगी। मैं आपको बताऊं कि एक निर्धारित समय होता था, हाँ राजस्व जमा करने का। यहां भी आप देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, सनसेट लॉ था, जो कि 1794 में जोड़ा गया था, सूर्यास्त का नियम। इसमें भी क्या था, इसमें था कि एक तिथि तय कर दी गई थी कि इस तिथि तक ये अंतिम तिथि होगी, कोई तिथि है जो अंतिम तिथि है, हाँ निर्धारित तिथि है, जिस तिथि को आपको क्या करना है, रेवेन्यू दे देना है। और कब तक दे देना है, उस तिथि के सूर्यास्त के ठीक पहले तक आपका समय है। अगर उस समय तक आपने नहीं दिया, रेवेन्यू वसूल करके, जमींदारों का भी था, कृषकों से जमींदार अगर राजस्व वसूल करके कंपनी को नहीं दे रहे हैं निर्धारित तिथि को, सूर्यास्त के ठीक पहले तक, हाँ तो इनकी जमीन भी, जमींदार जो जमीन के मालिक हैं, इनके जमीन की भी नीलामी हो जाती थी, इनसे भी जमीनें छीन जाती थी। ठीक यही स्थिति यहां कृषकों की थी कि अगर इनका एक निर्धारित, यहां कोई सनसेट लॉ तो नहीं था लेकिन निर्धारित तिथि थी, और निर्धारित तिथि तक आपको वो जो रेवेन्यू है, राजस्व जो है वो दे देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अदरवाइज क्या होगा कि आपके जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। ये नहीं हुआ कि चलो भाई इस साल अगर थोड़ा हम रेवेन्यू देने में अभी एक निर्धारित समय पर अगर हम सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है किसान, तो कहा गया चलो भाई 3-4 महीने का वक्त आपको और दे दिया जाता है, आप उसमें अपनी रकम जमा करा दें। ये नहीं होता था, समय पर देना है तो समय पर देना है। इस वजह से वसूली जो थी सख्ती थी, इससे किसानों को का अत्यधिक शोषण हो रहा था, ठीक है। और इससे क्या हो रहा था कि किसान जब उनके पास पैसे नहीं है और मान लीजिए निर्धारित तिथि तक किसानों के पास जो निश्चित रकम है वो नहीं आई, जो रेवेन्यू देना है, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब किसान क्या करेगा,
किसान क्या करेगा, इसमें किसी और के पास जाएगा। देखिए यहां पर बिचौलिया नहीं है, लेकिन यहां पर स्वतः, यहां पर बिचौलिया जमींदार था, यहां बिचौलिए से ही छुटकारा पाने के लिए रैयतवारी व्यवस्था में सीधे सीधे कृषकों के साथ, रैयतों के साथ बंदोबस्त किया गया। लेकिन देखिए यहां पर कैसे ऑटोमेटिक स्वतः एक बिचौलिया पैदा हो जाएगा। कैसे? जब किसानों के पास रकम नहीं होगी निश्चित समय तक, जब उनको रकम चुकाना है, राजस्व देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस समय वो क्या करेंगे, किसी साहूकार के पास जाएंगे। साहूकार का मतलब कोई धनाढ़ व्यक्ति, कोई अमीर व्यक्ति, हाँ, तो वहां पर जाएंगे और उससे वो कर्ज लेंगे, ऋण लेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका ऋण हो सकता है कि वो ना भी चुके, जो समय सीमा है उसमें ना भी चुके, तो अगले साल एक तो ऋण लिया उसका ब्याज हो जाएगा, अगले साल फिर वो पहुंच जाएंगे महाजन के पास, साहूकार के पास। तो साहूकारों के चक्कर में, साहूकारों के चंगुल में, हाँ, इस व्यवस्था के तहत कृषक फंसते चले गए और धीरे धीरे साहूकारों को इनको अपनी जमीनें बेच देनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि रकम चुकाना है तो साहूकारों को जमीन बेच देनी पड़ी। और अब यहां पर देखेंगे कि जब साहूकारों के पास जमीन चली गई तो अब साहूकार जमीन के मालिक हो गए, वो बटाई पर खेती कराने लगे, तो स्वतः देखेंगे कि साहूकार अब आ जाएंगे बीच में। ठीक है ना, बीच में कैसे आ गए, बिचौलिए के तौर पर साहूकार आ गए, क्योंकि किसानों के पास से जमीन चली गई। ठीक है ना, उन्होंने जमीन बेच दी या गिरवी रख दी साहूकारों के पास, तो अब साहूकार खुद ब खुद बीच में चले आएंगे। तो बिचौलिए के तौर पर यहां पर देखेंगे कि साहूकार आ जाएंगे, और इस तरह से इस व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है जहां तक कृषकों का सवाल है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य है राजस्व की वसूली अधिकतम, वो तो अपने मकसद में कामयाब है। ठीक है ना, यहां भी उनको मिल ही रहा है, जो नियत इनकम उनको मिलना था मिल रहा था, यहां भी 50% ये ले ही ले रहे, यहां भी किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ है और यहां भी किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, क्योंकि किसान साहूकारों के चक्कर में फंसते चले गए और उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है। तो किसानों की स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा दयनीय हो गई इस व्यवस्था से भी। तो देखिए मैंने बताया है कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था कि किसानों की भलाई अंग्रेजों को करनी नहीं थी। दिखाने के लिए व्यवहारिक तौर पर दिखाते थे कि किसानों की भलाई के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनके रेवेन्यू का रेट ऑफ रेवेन्यू इतना ज्यादा था, यहां भी देख लीजिए और यहां भी देख लीजिए, हाँ 50% तक गया है यहां पर। आगे आप देखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था में भी ये करीब 80% तक चला जाएगा ये रेट ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे बड़ा दोष यही था कि हर व्यवस्था में आप देखेंगे कि रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, वसूली सख्ती से की जाती है और वसूली ना करने की स्थिति में जमीन को नीलाम भी कर दिया जाता है। यहां भी कृषकों की जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि यह व्यवस्था भी जो है बहुत कारगर साबित नहीं होती है, हाँ, जहां तक किसानों का सवाल है। तो इस व्यवस्था को भी हमने देखा और इस व्यवस्था को भी देखा, हमने कंपेयर करते हुए देखा। अगले वीडियो में हम महलवारी पर डिटेल चर्चा करेंगे और उसमें भी दोनों से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो एक बार हम जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। जो बंदोबस्त या सेटलमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कृषकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है, यानी अंग्रेजों के बीच में है। यहां पर स्वामी कौन है, भूस्वामी है, यानी ओनर है कौन, कृषक है। यह लागू होता है 51% ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र पर। जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन क्षेत्र हैं उसके 51% भाग पे लागू होता है। कौन सी व्यवस्था लागू होती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए ये कहां कहां है, मैंने बता दिया था, ध्यान रखिएगा। ये लागू हुआ सबसे पहले 12 महल में 1792 में, हाँ, उसके बाद आपको 1820 में पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया। हाँ, कुर्ग के क्षेत्र में लागू हुआ, मैसूर के ही क्षेत्र में कुर्ग पड़ता था। असम में लागू हुआ और बंबई में लागू हुआ। 1825 में एल्फिस्टन ने बंबई में लागू किया था। तो ये देख लीजिए, तो यही जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र, यही आपको 51% होगा। यहाँ पर मैंने लागू 51%, 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यही तो कहाँ है भाई, तो ये जो क्षेत्र पूरे 51% होंगे। ठीक है, यहाँ देखा आपने 19%, यहाँ 51%, आगे महलवाड़ी में देखेंगे 30%। तो देखिए 19 और 51 कितना हो गया, ठीक है,
70% ये हो गया और 30% बाकी जो होगा वो लग जाएगा महलवाड़ी में। आगे तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें देखी है, पहले तो कहां कहां लागू हुआ है ये आपको ध्यान देना है। हाँ, 12 महल में सबसे पहले, उसके बाद पूरे मद्रास में 1792 में 12 महल में, फिर मद्रास में 1820 में, बम्बई में 1825 में, उसके अलावा कुर्ग में और फिर आपको असम में। तो इन सब क्षेत्रों पे लागू हुआ था और ये पूरे क्षेत्र कितने थे? 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत के अधीन जो क्षेत्र थे उसका 51% क्षेत्र था ये। तो जो जो चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पूछा जाएगा सवाल आपसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में बंदोबस्त किसके किसके बीच था? तो सीधा किसानों और रैयतों के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रैयतों के बीच, यानी कि कृषकों के बीच। ठीक है, यहां बिचौलिया कौन था? कोई बिचौलिया नहीं था। बाद में हम कह सकते हैं कि एक तरह से देखेंगे कि छुपा हुआ बिचौलिया एक पैदा हो जाता है, साहूकार, जो मैंने अभी बताया। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो बिचौलिए के तौर पे जमींदार है। ठीक है, यहां बिचौलिए के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप कृषकों से रेवेन्यू निकालेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे कितना? 89% और बाकी जो बचता है आप रख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां कोई बिचौलिया नहीं है। यहां बिचौलिया है जमींदार, यहां जमींदार है ही नहीं। यहां जमींदार भूमि का मालिक है, यहां भूमि का मालिक कौन है? यहां कृषक ही है। ठीक है, अब देखिए ये अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पे लागू हुआ, ये लागू हुआ 51% भाग पे। ये कहां कहां लागू हुआ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय ये तीनों बंगाल के हिस्से थे। उसके अलावा अवध के क्षेत्र में, ये दोनों अवध के क्षेत्र हैं। अगर देखें तो ये दोनों जो हैं ये अवध के क्षेत्र हैं। आज उत्तर प्रदेश आप कहेंगे अवध के क्षेत्र है। ठीक है, गाजीपुर और बनारस, उसके अलावा उत्तरी कर्नाटका। सनसेट लॉ मैंने बता दिया है। तो देखिए अगर आप तुलना भी करेंगे, ये लागू हुआ इस क्षेत्र में, तो ये लागू हुआ 12 महल, मद्रास, बंबई, कुर्ग और असम। यहां पर पूरा आपको मैप में दिखाई दे रहा है। और इसकी राजस्व 1855 तक 50% तक पहुंच गई थी। तो यहां पे जो सवाल आएगा, सबसे पहली बात कि सर्वप्रथम कहां लागू किया गया ये व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो 12 महल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब लागू किया गया? तो 1792 में। किसने लागू किया? तो कैप्टन रीड ने। ठीक है, मद्रास में किसने लागू किया? तो थॉमस मुनरो ने 1820 में। बंबई में किसने लागू किया? तो एल्फिंस्टन ने 1825 में। उसके अलावा कुर्ग और आसाम में भी लागू हुआ। ये सवाल आएगा पूरे भारत के, जो ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे रैयत वाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी? तो 51% क्षेत्र पर। हाँ, ब्रिटिश रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया था? तो कृषकों को। ठीक है, यानी कि रैयतों को। इसमें बिचौलिया कौन था? कोई नहीं। इसी बिचौलिए में की वजह से किसानों का शोषण हुआ था, इसलिए यहां पर बिचौलियों को हटा दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ध्यान रखिएगा, कब लागू किया? 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? गवर्नर जनरल था भारत में। कब से कब तक? 1786 से 1793 तक। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहते हैं? इस्तेमारी या जमींदारी। इसमें रेवेन्यू कैसे कैसे रेवेन्यू का बंटवारा होना था? तो 89% जाना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या 10/11 जाना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, 11% जाना था जमींदार को, या 1/11 जाना था जमींदार को। फ्रैक्शन में अगर देखें, यह लागू हुआ था 19% पर। ठीक है, कहां कहां लागू हुआ था बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां कहां लागू हुआ था, कितने प्रतिशत भाग पे लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब सवाल पूछा जाएगा। तो आप अगर कंपेयर भी करने के लिए दे दे, तो यहां पर कंपेयर करते हुए मैंने पढ़ा दिया। अस्थाई बंदोबस्त में सेटलमेंट किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। रैयतवाड़ी में किसके साथ किया गया? कृषकों के साथ। यहां पर अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन है? जमींदार है। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक कौन है? कृषक ही है खुद। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत भाग पे लागू किया गया? ब्रिटिश भारत के 19%। हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पे लागू किया गया? 51%। हाँ, अस्थाई इस 19% में कौन कौन सा क्षेत्र था, यानी कहां कहां लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों बंगाल के क्षेत्र थे उस समय। उसके अलावा अवध में गाजीपुर, बनारस और उत्तरी कर्नाटका। ये कहां कहां लागू किया गया? तो 1792 में 12 महल में।
किसने लागू किया? कैप्टन रीड ने, हाँ, सबसे पहले सर्वप्रथम। और उस समय राजस्व की दर शुरुआती दौर में 1/3 थी, ठीक है। उसके बाद 1820 में पूरे मद्रास में किसने लागू किया? थॉमस मुनरो ने। फिर 1825 में एल्फिंस्टन ने लागू किया बंबई में, ठीक है। इसके अलावा कुर्ग में और असम के क्षेत्र में यह लागू किया गया। कमी क्या थी इन व्यवस्थाओं में, चाहे रैयतवाड़ी हो चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, कमी यही थी कि टैक्स का रेट बहुत ज्यादा था और टैक्स की वसूली सख्ती के साथ होती थी, बहुत ज्यादा सख्ती के साथ, कोई रियायत नहीं, ना रकम की और ना ही समय की, किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाती थी वसूली में। ये नहीं कि भाई अगर किसान के पास तय वक्त पे पैसा नहीं आ पाया, रकम नहीं आ पाई, तो उसको 3-4 महीने का समय दे दिया जाए कि चलो भाई उसमें चुका देना, ठीक है। और तीसरी बात, वसूली नहीं होने की स्थिति में जमीन नीलाम हो जाती थी, हाँ। तो इस स्थिति में जब राजस्व की रकम कम पड़ जाती थी किसानों के पास, उनको मजबूरीवश जाना पड़ता था साहूकारों के पास, ठीक है। और साहूकार उसे अपने ऋण के जाल में फंसा लेते थे और धीरे धीरे उनकी जमीन को हड़प लिया जाता था साहूकारों के द्वारा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त हो या रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, दोनों में किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ है। लेकिन अंग्रेज अपने एक मकसद में जरूर कामयाब रहे कि उन्होंने जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका राजस्व को वसूला है और अपने कंपनी के हितों की पूर्ति की है। हाँ, अगले वीडियो में हम देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था को। दो व्यवस्थाओं को हमने देख लिया डिटेल में। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में अस्थाई बंदोबस्त देखा था, इस वीडियो में हमने रैयतवाड़ी को देखा और कंपेयर करते हुए देखा दोनों व्यवस्थाओं को। और अगले वीडियो में हम देखेंगे महलवाड़ी को। तो जो सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ पर किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये किसने लागू किया? तो सबसे पहले 3 लोगों का हाथ है लागू करने में, कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन। तो ये आप डिटेल में आपने देख लिया। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, हाँ। सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.